एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर विच इज़ थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। सो इस सिंगल वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं विद शॉर्ट नोट्स। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं जो बाहर से फॉरेनर्स आए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के लिए, उनकी क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं हमारी कंट्री को लेकर, हमारी सोसाइटी को लेकर, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 10th to 17th सेंचुरी। तो इस टाइम पीरियड पे जो भी ट्रेवलर्स आए हमारे नेशन में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, उनके नज़रिए से हम जो है इंडियन सोसाइटी को जानने वाले हैं। सो इस एंटायर चैप्टर में हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं विच आर एल बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। तो ये जो 3 ट्रैवलर्स हैं, इनके पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं हमारी सोसाइटी को लेकर, इन्होंने क्या बुक्स लिखी हैं, ये कहाँ से आए हैं, इन्हीं के बारे में जो है हम पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो हम ये कह सकते हैं हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में हमको 3 टॉपिक्स पर ही फोकस करना है, या वीकेंड से 3 ही टॉपिक्स हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमको ये बता रखा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि कोई भी ट्रैवल करता है कहीं पर भी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है, ये हमको बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्च ऑफ वर्क, यानी कि कोई भी कहीं ट्रैवल कर रहा है तो हो सकता है वो किसी काम के लिए कर रहा है, राइट। सेकेंडली, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। अब मान लीजिए किसी कंट्री में कोई डिजास्टर आ गया है तो वहाँ उससे बचने के लिए जो है हम दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर गए, तो ये भी एक रीज़न होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, थर्डली एज ट्रेडर्स, मर्चेंट, सोल्जर्स, प्रीस्ट या पिलग्रिम्स। एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर, यानी कि अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो एडवेंचरस पर्पस के लिए भी जो है लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट्स। सो यहाँ पर ये बता रखा है जो भी ट्रैवलर्स अपना अकाउंट तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं अबाउट द ट्रैवल एक्सपीरियंस, तो उनमें क्या सब्जेक्ट मैटर होता है। सो सबसे पहले है अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोई भी ट्रैवलर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करता है तो उस कंट्री के रूलर का जो राज दरबार है, जो कोर्ट है, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेकेंडली इट्स अबाउट रिलीजियस इश्यूज, यानी कि कोई भी कंट्री में किस टाइप का जो है धार्मिक प्रचार है, क्या इश्यूज हैं रिलीजन से रिलेटेड, इसके बारे में देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा हमको आर्किटेक्चरल फीचर्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है, यानी कि किसी भी कंट्री में जो है किस टाइप का आर्किटेक्चर है, क्या बिल्डिंग्स हैं, किस टाइप की मॉन्यूमेंट्स देखने को मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं ट्रैवलर्स अकाउंट्स में। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, हम इस पूरे चैप्टर में 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इन तीनों ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद एल बिरूनी, इनके डेट ऑफ विजिट की बात करें तो इन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया था ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, राइट। उसके बाद में ये किस कंट्री से आए थे, तो ही केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। इन्होंने जो है एक ट्रैवल अकाउंट लिखा था जिसका नेम है किताब उल हिंद। ठीक है, इनकी बुक का नेम है किताब उल हिंद, जिसकी लैंग्वेज है अरेबिक, तो इन्होंने इस बुक को अरेबिक में लिखा था, राइट। अब ये जिस टाइम पीरियड पे इंडिया में आए थे तो तब यहाँ का रूलर कौन था, तो इट वाज महमूद गजनी। तो ये जो है महमूद गजनी के रूलिंग पीरियड में इंडिया में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैवलर इज इब्न बतूता, तो इनका डेट ऑफ विजिट है 14th सेंचुरी एंड ये बिलोंग करते थे मोरक्को से। ठीक है, इनका जो ट्रैवल अकाउंट है, इनकी जो बुक है उसका नेम है रिहला एंड इन्होंने इसको लिखा है अरेबिक लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये जिस टाइम पीरियड पे इंडिया में आए थे तो तब कौन रूल कर रहा था, तो देन इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज में जो है इंडिया में आए थे। थर्ड वन इज फ्रैंकोइस बर्नियर, तो ये इंडिया में आए थे 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एंड ये आए थे फ्रॉम फ्रांस। तो इनका जो ट्रैवल अकाउंट है दैट इज ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर एंड इन्होंने इस बुक को लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं विच यू शुड लर्न, बिकॉज ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ऑल द 3 ट्रैवलर्स जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग विद एल बिरूनी, सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 973 के टाइम पे, कहाँ पर हुआ था, तो दैट वाज इन ख्वारिज्म, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में है।
ठीक है। अब ये जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी ऑफ फ्यू लैंग्वेजेस जैसे कि सिरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। 1017 में सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म में अटैक किया था एंड इसी दौरान वो अल बिरूनी को अपनी कैपिटल सिटी गजनी ले गए थे। एंड जो अल बिरूनी है उन्होंने अपनी बाकी की पूरी लाइफ जो है गजनी में ही बिताई थी, विच मीन्स इनकी लाइफ 70 ईयर्स तक थी एंड इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है गजनी में ही स्पेंड करी थी। इसी टाइम पीरियड पे इन्होंने इंडिया के नदर्न पार्ट्स में और पंजाब के एरियाज में काफ़ी वाइडली ट्रेवल किया और इसी दौरान इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ साल ब्राह्मण प्रीस्ट की कंपनी में बिताए, स्कॉलर्स की कंपनी में बिताए एंड उन्होंने जो है संस्कृत लैंग्वेज को भी सीखा और इसी के साथ उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को भी स्टडी किया। सो दिस वॉज अबाउट हिज बायोग्राफी। अब हम देखते हैं उनकी बुक किताबुल हिंद को, जिसको कि इन्होंने लिखा था अरेबिक लैंग्वेज में। इस कंप्लीट बुक में जो है टोटल 80 चैप्टर्स थे जिनमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ है, जैसे कि रिलीजियस, फिलोसफी, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा। सो इन्होंने जो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉलो किया था अपने हर एक चैप्टर में, यानी कि इन्होंने जो है एक फॉर्मेट सेट किया था कि इस वे में वो सारे के सारे चैप्टर्स को लिखेंगे। सो व्हाट ही डिड वाज इन्होंने जो है हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में खुद ही जो है एक क्वेश्चन किया था एंड एंडिंग में हमको देखने को मिलता है कि वो एक कंपैरिजन के साथ में चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। सो अल बिरूनी ने ये बुक किसके लिए लिखी थी? तो इन्होंने ये बुक उन लोगों के लिए लिखी थी जो कि इंडियन फ्रंटायर्स पे रहते थे, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बॉर्डर एरियाज में, बाउंड्री रीजन्स में जो लोग रहते थे उनके लिए इन्होंने ये बुक लिखी थी। मतलब कि कोई भी इंसान जो है अगर जानना चाहता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसी चीज़ें हैं, क्या है, तो उसके बारे में वो ये बुक पढ़ सकता है। ओके ना, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट दी प्रॉब्लम्स। हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि अल बिरूनी को फेस करनी पड़ी थी जब वो इंडिया आए थे, इंडिया को समझ रहे थे, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हम वो देखेंगे। सो यहाँ पर हमको 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है, 3 मेजर बैरियर्स के बारे में बता रखा है जो कि अल बिरूनी को फेस करने पड़े थे, बिकॉज इंडिया उनके लिए जो है एक अनफेमिलियर प्लेस था, अननोन प्लेस था। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि उनको जो है संस्कृत नहीं आती थी और इंडिया में जितने भी टेक्स्ट लिखे गए थे, चाहे वो रिलीजियस हो या फिलोसॉफिकल, ये संस्कृत में ही थे, तो इनको जो है लैंग्वेज के साथ में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सेकेंडली बात करें तो इट वॉज डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सो एज वी नो इंडियन कल्चर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं ना, अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, इंडियन कल्चर को समझने में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एंड थर्ड मेजर रीजन इज सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलैरिटी ऑफ लोकल पीपल। सो इंडियन पीपल जो थे वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते थे, यानी कि खुद में ही रहना पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो है आउटसाइडर से उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि अल बिरूनी जो है लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते थे, बट लोगों में जो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता था। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि अल बिरूनी को फेस करनी पड़ी थी वाइल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। ओके ना, नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पर हमको ये बता रखा है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड था उस टाइम पीरियड पे, तो उस चीज़ को अल बिरूनी ने किस तरह से देखा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बता रखा है उन्होंने जो है एंशिएंट पर्शिया में 4 सोशल कैटेगरीज नोटिस करी थी, विच वर फर्स्ट वन वॉज नाइट्स एंड प्रिंसेस, सेकेंड कैटेगरी में थे मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स, थर्ड कैटेगरी में थे फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और बाकी के साइंटिस्ट, एंड फोर्थ कैटेगरी इंक्लूड्स पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो ये 4 कैटेगरीज जो हैं उन्होंने एंशिएंट पर्शिया में भी देखी थी। सो इस बात से वो ये बताना चाहते हैं कि जो इंडिया में सोशल डिवीज़न है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो कोई यूनिकनेस नहीं है, बिकॉज इस चीज़ को उन्होंने एंशिएंट पर्शिया में भी देखा था। राइट, सेकेंडली हमको बता रखा है कि जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम का, यानी कि जो ब्राह्मण्स ने कास्ट सिस्टम का डिवीजन किया था, वार्ना सिस्टम के बारे में बताया था, उस चीज़ को तो अल बिरूनी ने एक्सेप्ट किया है, बट ये जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन था, यानी कि जो अनटचेबिलिटी प्रिवेल्ड थी उस टाइम पीरियड पे, इसको उन्होंने डिसअप्रूव किया है, इसको उन्होंने एग्री नहीं किया है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड ट्रैवलर जिसका नेम है इब्न बतूता। सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यू हैव टू रिमेंबर इज इब्न बतूता वाज आल्सो नोन एज ग्लोब ट्रॉटर ऑफ 14th सेंचुरी। अब ये ग्लोब ट्रॉटर का मतलब क्या होता है? तो देखो, वो इंसान जो कि अलग अलग देशों में, अलग अलग लैंड एरियाज में जो है घूमता हो, विजिट करता हो, है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में विजिट करता हो, उसको हम ग्लोब ट्रॉटर कहते हैं। तो इब्न बतूता को 14th सेंचुरी का ग्लोब ट्रॉटर कहा जाता है। अब इनका जन्म हुआ था तैंगियर में, जो कि मोरक्को में एक प्लेस है, एंड मोरक्को कहाँ पर है? तो दैट इज इन नॉर्थ अफ्रीका। ओके,
इब्न बतूता जो है रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा जानी जाती थी फॉर इट्स एक्सपर्टाइज इन इस्लामिक लॉ शारिया। तो जैसा कि आपको पता है शारिया एक इस्लामिक लॉ है, इस चीज़ में जो है उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, दोज ऑल वर एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो 21 की एज पे इब्न बतूता अपनी कंट्री को छोड़ के दुनिया के अलग अलग लैंड एरियाज में अलग अलग कंट्रीज में विजिट करने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले ही मेड पिलग्रिमेज टू मक्का एंड देन वो अलग अलग कंट्रीज में विजिट करते हैं जैसे कि सीरिया, इराक, पर्शिया, येमेन, ओमन, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस गिवन है जहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। सेकेंडली अब हम बात करने वाले हैं अबाउट हिज लाइफ इन इंडिया। तो इब्न बतूता की लाइफ इंडिया में कैसी रही उसके बारे में हम कुछ क्लिप्स देखने वाले हैं। सो इब्न बतूता 1332 से 33 के टाइम पीरियड पे जो है इंडिया आने के लिए निकलते हैं एंड ही रीच्ड सिंध इन 1333, राइट। अब ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के पास में विजिट करते हैं जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, ओके। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको एज अ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था, यानी कि एज अ जज अपॉइंट किया था। नाउ इन 1342 जब ही वॉज अपॉइंटेड एज सुल्तान्स एनवॉय, यानी कि वो राजदूत की तरह अपॉइंटेड थे, तब उनको चाइना के मंगोल रूलर के पास में भेजा गया। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग जगहों पर विजिट करते हैं, जैसे कि ही विजिटेड मालाबार कोस्ट, ही स्टेड इन मालदीव्स फॉर 18 मंथ्स। उसके अलावा ही विजिटेड श्रीलंका, वो सुमत्रा जाते हैं। ही ऑल्सो रीच्ड चाइनीज पोर्ट टाउन जो कि है जैतून। उसके अलावा ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना, यानी कि वो चाइना में वाइडली ट्रेवल करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट इब्न बतूता's लाइफ इन इंडिया। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज बुक रिहला। तो इन्होंने जो है अलग अलग प्लेसेस पे विजिट किया था, अलग अलग कंट्रीज में विजिट किया था। तो वहाँ पर उन्होंने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी अबाउट द कल्चर, अबाउट द पीपल, उन सभी चीज़ों को इन्होंने इस बुक में केयरफुली रिकॉर्ड किया है। तो इस बुक से हमको ये भी पता चलता है कि इनके ऊपर कई बार रॉबरी अटैक्स भी हुए हैं। तो 1347 में जो है ये अपने होम वापस चले गए थे, यानी कि मोरक्को वापस चले गए थे। एंड ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के जो लोकल रूलर होते हैं वो इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपनी जर्नीज़ के बारे में स्टोरी को लिखें, अपनी जो अलग अलग विजिट्स उन्होंने करी हैं उसके बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। तब जो है इब्न बतूता एक बुक को लिखते हैं विच इज़ रिहला, और इसको वो लिखते हैं अरेबिक लैंग्वेज में, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि उन्होंने इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या लिखा है, उनका जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है अबाउट द इंडियन सिटीज़। तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग जो इंडियन सिटीज़ थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड और प्रॉस्पेरस सिटीज़ थी। यहाँ की जो स्ट्रीट्स थी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी। कलरफुल मार्केट्स देखने को मिलते थे और वेराइटी ऑफ गुड्स, यानी कि जो यहाँ के मार्केट्स होते थे उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वेराइटी के जो है गुड्स हुआ करते थे। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली को डिस्क्राइब किया है विच वॉज वास्ट सिटी विद ग्रेट पॉपुलेशन, यानी कि बहुत ही बड़ा सिटी था और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। सेकेंड नंबर पे उन्होंने बताया है दौलताबाद को, जो कि सेकेंड बिगेस्ट सिटी था ऑफ इंडिया, ओके। इसके अलावा इन्होंने जो है इंडियन बाजार्स को डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर वो बताते हैं कि जो इंडियन सिटीज़ में बाजार्स थे वो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर भी हुआ करते थे। कई सारे बाजार्स में हमको मॉस्क और टेम्पल देखने को मिलते हैं एंड कुछ बाजार में जो है खाली जगह हुआ करती थी जहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंस करी जाती थी बाय डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में उनका कहना है कि इंडिया वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव कंट्री बिकॉज यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ओके। इंडियन गुड्स के बारे में उनका कहना है कि इंडियन गुड्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी दोनों ही जगह पर, वेस्ट एशिया में भी और साउथ एशिया में भी। तो इट वॉज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, इट वॉज हिज ओपिनियन अबाउट द इंडियन सिटीज़। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सिस्टम। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इब्न बतूता के अकाउंट के अकॉर्डिंग किस टाइप का कम्युनिकेशन, किस टाइप का पोस्टल सिस्टम हुआ करता था। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इंस एंड गेस्ट हाउसेज वर बिल्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेड रूट्स पे, यानी कि जो व्यापार होता है जिन रूट से, उन सारे ही रूट्स पे जो है इंस और गेस्ट हाउसेस बिल्ट करे गए थे, यानी कि बनवाए गए थे। तो इंस का हम सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं, होटल्स होते हैं, जो स्टे हाउसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंस। सो इंस और गेस्ट हाउसेस ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेड रूट्स पर बने हुए थे, ओके। सेकेंडली हमको बता रखा है अबाउट द पोस्टल सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था एंड विच अलाउड मर्चेंट्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट एंड टू डिस्पैच गुड्स, यानी कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव पोस्टल सिस्टम था कि मर्चेंट्स जो हैं ईजिली इन्फॉर्मेशन को, क्रेडिट को, गुड्स को एक्सचेंज कर पाते थे, ओके। उसके अलावा हमको बता रखा है कि इट टुक ओनली 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध, यानी कि सिंध से दिल्ली पहुंचने में केवल और केवल 50 डेज लगते थे।
एंड जो स्पाइस की न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, स्पाइस मतलब कि जो जासूस लोगों की जो न्यूज़ रिपोर्ट हुआ करती थी, वो सुल्तान के पास में जो है 5 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाती थी विद द हेल्प ऑफ पोस्टल सिस्टम। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड का जो पोस्टल सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको स्लेव्स के बारे में बता रखा है, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो स्लेवरी प्रैक्टिस हुआ करती थी उस बारे में भी जो है डिस्कस किया है इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में। तो वो बताते हैं जो स्लेव्स हुआ करते थे उनको जो है उस टाइम पीरियड पे ओपनली मार्केट में बेचा जाता था, जैसे कि बाकी की कमोडिटीज़ को बेचा जाता था। स्लेव्स को एज अ गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किया जाता था, जैसे कि इब्न बतूता ने खुद जो है हॉर्सेस को, कैमल्स को और स्लेव्स को परचेज किया था एंड फिर सुल्तान को गिफ्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट किया था। ओके, नेक्स्ट ही डिस्क्राइब्स अबाउट फीमेल स्लेव्स। तो वो बताते हैं कि जो फीमेल स्लेव्स हुआ करती थी वो सुल्तान को सर्विस प्रोवाइड करती थी, एंड वो जो स्लेव्स हुआ करती थी वो म्यूजिक को परफॉर्म करती थी, डांस को परफॉर्म करती थी ड्यूरिंग द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर। ओके, फीमेल स्लेव्स का काम जो है एज अ स्पाई भी हुआ करता था, यानी कि वो एज अ जासूस भी काम करती थी फॉर द सुल्तान। सो फीमेल स्लेव्स नोबल्स की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती थी एंड फिर जो है सुल्तान्स को इन्फॉर्म कर देती थी। इसके अलावा स्लेव्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर, यानी कि घर का जो कामकाज होता है उसके लिए भी स्लेव्स का यूज़ किया जाता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट इब्न बतूता। उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर वी सॉ अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज बायोग्राफी, अबाउट हिज लाइफ इन इंडिया एंड अबाउट हिज अकाउंट रेला। तो उनका क्या ओपिनियन था, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था हमारी कंट्री के लिए, हमारी इंडिया के लिए, वो हमने देख लिया है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर थर्ड एंड लास्ट ट्रैवलर हु इज फ्रैंकोइस बर्नियर। ओके, एंड इसी के साथ में हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट हिज बायोग्राफी। तो फ्रैंकोइस बर्नियर वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर, जो कि एक डॉक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे एंड हिस्टोरियन थे। ओके, वो इंडिया के कई सारे पार्ट्स में विजिट करते हैं एंड इंडिया में लगभग 12 ईयर्स के लिए रहते हैं, फ्रॉम 1656 टू 1668। सो फ्रैंकोइस बर्नियर जो है मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे दारा शुकोह के फिजिशियन के रूप में रहते हैं, एंड ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड एज साइंटिस्ट विद दनिशमंद खान। एंड दनिशमंद खान मुगल कोर्ट के ही एक नोबल हुआ करते थे, तो दनिशमंद खान से जो है फ्रैंकोइस बर्नियर रिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे एज अ साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट हिज बुक दैट इज ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये जो बुक है इसके ऑथर हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, एंड इस बुक में इन्होंने जो है ईस्ट को वेस्ट से कंपेयर किया है, या फिर वी कैन से इंडिया को उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर किया है। एंड ये जो इनका वर्क है, ये जो इनकी बुक है, ये इन्होंने डेडिकेट करी है लुइस 14 को, जो कि एम्परर थे फ्रांस के। ओके, सो इस बुक में इन्होंने डीजेनरेटेड ईस्ट के आइडिया को प्रेजेंट किया है, यानी कि इन्होंने इंडिया को इन्फीरियर बताया है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। सो बर्नियर का ये वर्क बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में, एंड इसको कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्यूज ऑफ फ्रैंकोइस बर्नियर अबाउट इंडिया। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इंडिया को लेकर, क्या व्यूज़ रहे हैं, वो हम देखेंगे। तो हमको देखने को मिलता है कि फ्रैंकोइस बर्नियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन कंपेयरिंग इंडिया विद यूरोप एंड फ्रांस। तो ये जो है इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज से, फ्रांस से कंपेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते थे। वो इसके अलावा इनका फोकस इस पे रहता था कि किस तरह से वो इंडिया की चीज़ों को डिप्रेस करें, यानी कि इंडिया को इन्फीरियर बताएं और कितना ज़्यादा वो है यूरोपियन कंट्रीज़ को सुपीरियर बता सके। तो उनका फोकस इस पे रहता था, एंड इन्होंने मुगल रूल को भी इन्फीरियर बताया है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूरोप। एंड इनके अकॉर्डिंग जो लैंड की क्राउन ओनरशिप है मुगल एम्पायर में, वो हार्मफुल है दोनों के लिए ही, स्टेट के लिए भी और लोगों के लिए भी। इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एब्सेंस है, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड्स जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इनके अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, इम्पवरिश्ड पीपल रहते थे, यानी कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गरीब हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो रिच और पावरफुल रूलिंग क्लास है वो इनको सप्रेस करती थी, दबाती थी। यानी कि रिच पीपल की माइनॉरिटी हुआ करती थी और मेजॉरिटी जो है गरीब हुआ करती थी। तो जो माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी को सप्रेस करती थी, दबाती थी। ओके, एंड ही ऑल्सो एड्स दैट देयर वॉज नो मिडिल क्लास इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है या तो बहुत ही ज़्यादा रिच लोग रह रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा गरीब, यहाँ पर कोई मिडिल क्लास नहीं है। ओके, ही ऑल्सो एड्स आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्स
बिकॉज प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। उनका यहाँ पर ये कहना है कि जो आर्टिसंस हुआ करते थे वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो चीज़ें हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ध्यान नहीं देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो तो स्टेट के पास चला जाता था, इसलिए वो कोई एफर्ट नहीं डालते थे कि वो क्वालिटी को बेटर करें। इसके अलावा यहाँ पर जो है उन्होंने ट्रेड के बारे में बताया है कि जो इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ करते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, एंड गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स जैसी चीज़ें जो है इंपोर्ट की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि जो मर्चेंट्स थे वो कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड थे, यानी कि कास्ट के बेसिस पर जो है ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में जो है ऑर्गेनाइज थे एज महाजन्स और बाकी के चीफ्स। तो जो बाकी के चीफ्स हुआ करते थे उनको सेठ या फिर नगर सेठ कहा जाता था अर्बन सेंटर्स में। ओके, अदर देन दिस हमको जो है ये भी पता चलता है कि कई सारे और भी अर्बन ग्रुप्स हुआ करते थे विच इंक्लूड्स फिजिशियंस, टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस एंड कैलीग्राफर्स। तो ये कुछ अर्बन ग्रुप्स भी हमको जो है देखने को मिले हैं। नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है एक फ्रेंच फिलोसोफर के बारे में जिनका नेम है मॉन्टेस्क्यू, कि इन्होंने जो है बर्नियर का अकाउंट यूज़ किया था, यानी कि बर्नियर के अकाउंट को स्टडी किया था, एनालाइज किया था, जिससे कि उन्होंने अपना एक आइडिया डेवलप किया था विच वॉज ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। अब ये ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या है, तो ये एक थ्योरी थी एशिया में जिसके अकॉर्डिंग जो रूलर्स है उनके पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी ओवर देयर सब्जेक्ट्स, यानी कि उनके हाथ में जो है पूरी की पूरी पावर होगी ओवर द सब्जेक्ट्स, एंड जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड ओनरशिप है, वो सारी की सारी किंग्स के पास में होगी, यानी कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस टाइप की थ्योरी को जो है डेवलप किया था मोंटेस्क्यू ने। इसके अलावा हमको बता रखा है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा भी जो है एक आइडिया को डेवलप किया गया था एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्यूज ऑफ फ्रेंकोइस बर्नियर। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे अबाउट सती सिस्टम। तो फ्रेंकोइस बर्नियर ने अपने अकाउंट में, अपने बुक में जो है सती सिस्टम के बारे में भी बात करी है। तो सबसे पहले सती सिस्टम होता क्या है, तो देखो ये पुराने टाइम में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जहाँ पर जो है अगर किसी वुमेन का हस्बैंड जो है मर जाता है उससे पहले, तो उस वुमेन को भी जो है जिंदा जला दिया जाता था उसी हस्बैंड के साथ में। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को ही बोलते हैं सती प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि पहले के टाइम पर हुआ करती थी। तो इस बारे में वो बताते हैं, वो लिखते हैं कि कुछ वुमेन जो होती थी वो खुद से जो है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मरने को तैयार हो जाती थी, बट कुछ वुमेन्स को जो है फोर्सफुली ले जाया जाता था एंड जिंदा जला दिया जाता था। एंड इवन वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुद जो है एक चाइल्ड सती को देखा था लाहौर में, यानी कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा था सती होते हुए इन दी लाहौर। ओके, तो इन सारी चीज़ों से जो है फ्रेंकोइस बर्नियर इंडिया को इन्फीरियर बताते हैं, इन्फीरियर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने तीनों की तीनों ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ लिया है एंड हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप द एक्सप्लेनेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।